चलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। अब अगर आपने हमारा इससे पहले वाला लेक्चर देखा होगा तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि भैया जो हिस्टोग्राफी थी का अप्रोच था वो बहुत ज्यादा बदल चुका है। अब लोगों की चीजें बदल चुकी है। अब यहीं पर अगर मैं बात करूं 18th सेंचुरी तक, क्या 18th सेंचुरी सीई तक अब लोगों का नजरिया क्या था पता है क्या? लोग ना सिर्फ दो ही चीजों के बारे में पढ़ते थे, एक साइंस, एक फिलोसफी के बारे में पढ़ते थे और एक आपका साइंस के बारे में पढ़ते थे। इसके अलावा और कोई चीज पढ़ना पसंद ही नहीं करते थे वो। अब यहाँ पे 18th सेंचुरी के ऐसा ही टाइम था जहां पे एज ऑफ रिनाइंसेंस हुआ था। एज ऑफ रिनाइंसेंस मतलब क्या होता है? अब लोगों की जो सोच थी, लोगों ने वापस से हर एक चीज के ऊपर क्या सोचना क्या चालू कर दिया था। अब इससे पहले चीज क्या हुआ करती थी, जो चर्च होते थे, चर्च के जो प्रीस्ट होते थे, वो जो कुछ भी बोलते थे लोग क्या मान लेते थे, भरोसा कर लेते थे, उन पे कोई भी डाउट करते नहीं थे। और कहीं ना कहीं ये इनकी एक बहुत बड़ी गलती हुआ करती थी और लोगों का क्या फायदा उठाया जाता था। प्रीस्ट अपने फायदे के लिए क्या करते थे, लोगों का बहुत ही ज्यादा फायदा उठाया करते थे, उनको गलत गलत चीजें बताते थे और उनको क्या करते थे, एक अलग तरीके से क्या हम किया करते थे। अब जब लोगों को ये चीज समझ में आई कि 18th सेंचुरी के बाद कि अब सिर्फ फिलोसफी और साइंस पढ़ के कुछ नहीं होगा, हम हिस्ट्री भी क्या पढ़ सकते हैं, किसके मेथड से, आपके साइंटिफिक मेथड से, और जो कि बहुत ही अच्छा तरीका रहेगा। ठीक है, तो लोगों ने क्या शुरुआत किया पढ़ना। और मैं आपको बता देना चाहता हूं ईयर 1737 सीई में, ईयर 1737 सीई में, क्रिश्चियन एरा में, आपके जर्मनी में आपका एक सबसे पहला यूनिवर्सिटी खुला जिसका नाम था गॉटिंजन यूनिवर्सिटी। जो क्या था, एक ऐसा यूनिवर्सिटी आज जिसका खुद का एक इंडिपेंडेंट हिस्टोरिकल क्या डिपार्टमेंट था दोस्तों, और वहां पे क्या स्टडीज क्या उससे रिलेटेड क्या की जाती थी। समझ में आ गया? तो आपको ये चीज याद रखनी की डैश वाज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू हैड इट्स इंडिपेंडेंट हिस्टोरिकल रिसर्च डिपार्टमेंट। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे गॉटिंजन यूनिवर्सिटी लिखोगे। समझ में आ गया? अब यहां पे क्या हुआ, अब चीजें हुई, अब रिसर्च करना चालू किया लोगों ने, क्या अब हिस्ट्री को भी पढ़ना क्या चालू किया, हिस्टोग्राफी को भी क्या लोग ध्यान देने लगे थे, साइंस और फिलोसफी के देते थे। अब यहाँ पे ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स आए जिन्होंने अपनी अपनी राय दी, अपने बारे में बताया, उनकी क्या विचारधारा है, उनकी क्या स्टोरी, उनकी क्या फिलोसफी है हिस्टोग्राफी को लेके, ये सारी चीजें उन्होंने क्या की, एक एक करके क्या डिस्कस की आपके एक एक करके। तो चलो एक एक करके समझेंगे हम लोग। सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे आपको बात करने वाला आपके रेन डेस्कार्ट की। अब रेन डेस्कार्ट्स की अगर मैं बात करूं तो रेन डेस्कार्ट्स क्या फॉरमोस्ट स्कॉलर थे। सबसे पहली चीज क्या आएगा, क्या रेन डेस्कार्ट was the among the foremost scholar who insisted on verifying the reliability of the document by critically examining। मतलब क्या बोला गया पता है क्या, कि रेन डेस्कार्ट एक ऐसे बंदे थे जिन्होंने ये बोला ठीक है भैया आप क्या करो, जो डॉक्यूमेंट्स होते उनमें से क्या करो, इंफॉर्मेशन गैदर करो, उनमें से चीजें देखो। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, मैंने बताया था लेटर है, लेटर को वेरीफाई करना है, हम अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को क्या देखेंगे, उसको चेक करेंगे। अब कहीं ना कहीं रेन डेस्कार्ट ने बोला ठीक है आप चेक करो, लेकिन उन्होंने इंसिस्ट किया आप जो डॉक्यूमेंट्स में से वेरीफाई कर रहे हो क्या वो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है ये भी चेक करो, एग्जामिन करो क्या वो सही डॉक्यूमेंट्स है, कहीं गलत डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है, फेक डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है। अगर आप फेक डॉक्यूमेंट्स में से करोगे तो कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, आपकी जो रिसर्च हो जाएगी वो हो जाएगी गई भैंस पानी जैसी हो जाएगी। यानी गई भैंस पानी मतलब उसका कुछ मतलब ही नहीं रहेगा। तो आपके लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि whenever you are doing research, तो आपको क्या करना है, आपको जो है डॉक्यूमेंट्स में से आप जिसके रिसर्च कर रहे हो या फिर एनालाइज कर रहे हो चीजों को, उसकी जो रिलायबिलिटी है यानी वो कितना सही है कितना गलत है वो आप क्या चेक कर लो दोस्तों। समझ में आ गया? अब यहां पे उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था, डिस्कोर्स ऑन मेथड। तो याद कर लो, ये क्या हुआ, क्या लिखा उन्होंने, बुक डिस्कोर्स ऑन द मेथड। अब उन्होंने बहुत सारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स लिखे कि किस तरह से क्या आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई किया जाना चाहिए कि भाई उसकी जो रिलायबिलिटी सही है कि नहीं है, कि वो सच में वही डॉक्यूमेंट है कि जो हम जो चेक करना चाहते हैं कि नहीं चेक करना चाहते। उन्हें बहुत सारे क्या प्रिंसिपल्स लिखे अपने इस बुक डिस्कोर्स ऑन द मेथड में। और मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देना चाहता हूं, इनके जो डिस्कोर्स ऑन द मेथड इन्होंने जो बुक लिखा, इसका एक बहुत ही बड़ा क्या असर दिखाई दिया कि आपके साइंटिफिक रिसर्च मेथड पे दोस्तों।
ठीक है, मतलब बहुत सारे क्या बदलाव देखने मिले हमें, जो साइंटिफिक रिसर्च मेथड जो ऑलरेडी कंडक्ट किए जाते थे उसमें बहुत सारे चेंजेस क्या हमें देखने के लिए मिले। अब उन्होंने एक चीज बोली, क्या चीज बोली, तीसरा स्टेटमेंट आप लोग याद रख लो, क्या, नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग, नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू, मतलब कभी भी किसी भी चीज पर तब तक भरोसा मत करना, तब तक, never to accept anything for truth till, जब तक आपके all the grounds, मतलब आपके डाउट्स जो है सारे वो क्लियर नहीं, all the grounds of the doubts are excluded। मतलब उन्होंने बोला कि आप तब तक किसी भी चीज पर भरोसा मत करना जब तक आपको उस चीज को लेकर जितने भी आपके मन में डाउट है वो डाउट क्लियर नहीं हो जाते। अगर क्लियर नहीं हो रहे तो उस चीज पर भरोसा ही मत करो, और हाँ एक बार जब क्लियर हो जाते हो आप उस चीज पर क्या भरोसा कर लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये रिमोट है, ये रिमोट को बोला यार ये बाबा आजम के जमाने की रिमोट है, लेकिन मेरे मन में आ रहा है बाबा आजम के जमाने की नहीं, अकबर के जमाने की रिमोट है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझमें इस पर डाउट आ रहा है, मैं रिसर्च कंडक्ट करूंगा, जब रिसर्च कंडक्ट करूंगा तो डॉक्यूमेंट्स लूंगा। अब डॉक्यूमेंट जब मैं ले रहा हूं तो मैं ये भी चेक करूंगा कि जो डॉक्यूमेंट्स में जो ले रहा हूं क्या ये डॉक्यूमेंट्स की रिलायबिलिटी क्या है, क्या मैं इस पर रिलाय कर सकता हूं कि नहीं रिलाय कर सकता हूं, ये क्या ये सही तो है, कहीं ये गलत तो नहीं, कहीं ये झूठा तो नहीं, कहीं ये फेक तो नहीं, ये चीजें भी मैं क्या वेरीफाई करूंगा दोस्तों। ठीक है, अब ये चीजें मैं वेरीफाई करने के बाद मैं सारी चीजें करूंगा, और सारी चीजें करने के बाद मेरे मन के अंदर जितने भी दर्द थे, दुख थे, दर्द दुख नहीं दोस्तों, जो डाउट थे वो क्लियर हो जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक सही चीजें कर रहा हूं। और ऐसा हमारे कौन बोला था, हमारे रेन डेस्कार्ट्स ने बोले। तो आपको याद कर लेना है, रेन डेस्कार्ट वाज अमंग द foremost scholar who insisted on verifying the reliability of the document by critically examining them। फिर उन्होंने among the scientific principle written in his book discourse on the method which had a great impact on scientific research method। फिर उन्होंने क्या बोला, never to accept anything for true till all the grounds of the doubts are excluded। बस आपको 3 पॉइंट्स लर्न करने, आपके रेन डेस्कार्ट्स के लिए आपको शॉर्ट नोट्स में क्या पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, अब दूसरी चीज अगर मैं बात करूंगा, बात करें और आपके वोल्टेयर के बारे में, किसके बारे में बात करने वाला हूं, वोल्टेयर के बारे में। अब हम सभी जैसे जानते हैं कि हर किसी का एक घर का नाम होता है, आपका भी घर का नाम होगा, प्यार से आपको चुन्नू, मुन्नू, बाबू, सोना, मम्मी बुलाती है ना बाबू सोना, दूसरा वाला बाबू सोना नहीं। तो आप, इनका भी एक अलग नाम था, इनका जो ओरिजिनल नाम था वो याद कर लो आप। क्या नाम था ओरिजिनल नाम इनका, फ्रांकोइस मारी ऑरेट। क्या था, फ्रांकोइस मारी ऑरेट इनका ओरिजिनल नाम था। अब दूसरी चीज याद कर लो, ये क्या थे, एक फ्रेंच थे। क्या थे ये आपके एक फ्रेंच थे दोस्तों, समझ में आ गया। अब इन्होंने क्या अपॉइंट किया, अपॉइंट मतलब इन्होंने स्टेट किया कि ठीक है आज जब हिस्ट्री पढ़ रहे हो आप क्रोनोलॉजी में तो अरेंज करो। क्रोनोलॉजी का मतलब मैंने ऑलरेडी बताया, डेट के सीक्वेंस में, इवेंट के सीक्वेंस के हिसाब से उनको पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्या बताया इन्होंने, ये अपॉइंट मतलब उन्होंने स्टेट किया वाइल स्टडिंग हिस्ट्री। ठीक है, क्रोनोलॉजी इवेंट्स को ध्यान में पढ़ते हुए आप करो क्रोनोलॉजी। 2 मिनट जी, इवेंट्स को ध्यान में पढ़ो, प्लस आपका ऑब्जेक्टिव जो रहता है वो क्या होता है, आपको सच का पता लगाना रहता है, ये भी चीज करो। लेकिन साथ ही साथ बाकी सारे जो एस्पेक्ट्स है, जैसे आप ट्रेड के बारे में पता करो, एग्रीकल्चर किस तरह से हुआ करता, वहां की प्रजा किस तरह से रहती थी, ये भी चीजें पता करो। और ऐसा क्यों बताया जा रहा है मालूम है क्या, ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी देश के बारे में जानना है, वो देश कैसा काम करे, या फिर किसी भी लीडर के बारे में जानना है, तो उसकी जो फॉलोअर्स है वो कैसे, उसके फॉलोअर्स खुश है कि दुखी है, ये चीज आप पता करो। अगर उसके फॉलोअर्स खुशी है तो मतलब वो लीडर अच्छा काम कर रहा था, अगर उसके फॉलोअर्स दुखी है तो मतलब वो लीडर अच्छा काम नहीं कर रहा था। तो ये चीज आपको क्या समझना क्या बहुत ज्यादा जरूरी पड़ जाता है। साथ ही साथ हिस्ट्री सिर्फ लड़ाई झगड़ा वॉर के बारे में नहीं, आप सिर्फ क्रोनोलॉजी इवेंट्स को सीक्वेंस में अरेंज कर लोगे तो सिर्फ उसके बारे में नहीं है, आपको क्या करना है, ह्यूमंस के बारे में पढ़, ह्यूमंस के अलग अलग एस्पेक्ट्स में कि उस टाइम पे ट्रेड कैसे हुआ करता था, एग्रीकल्चर किस तरह से की जाती थी, इकोनॉमिक कंडीशन क्या था, सोशली लोग एक दूसरे के साथ मिलते जुलते कैसे थे, ये भी चीजें आपको क्या पता होनी चाहिए। ऐसा क्या कौन कहता था, हमारे वोल्टेयर भाई साहब क्या कहते थे। अब इनका ये जो थॉट था, थॉट gave rise that all the aspects of human should be included, all the
ह्यूमन बीइंग भी शुड बी इंक्लूडेड व्हाइल राइटिंग हिस्ट्री गाइड। शुड बी इंक्लूडेड, समझ में आ गया। अब ये थॉट ने क्या राइज दिया कि भाई सारे जो एस्पेक्ट्स है, मतलब ट्रेड किस तरह से, एग्रीकल्चर, बिजनेस, ये सारी चीजें कैसे हुआ करती थी, ये सारी चीजें क्या करनी चाहिए, आपके हिस्टोग्राफी में इंक्लूड करनी चाहिए थी। और कहीं ना कहीं यही रीजन था जिस वजह से वोल्टेयर वाज नोन एज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न हिस्टोग्राफी। वोल्टेयर को क्या बोला जाता था? वोल्टेयर भाई साहब आप क्या हो? फाउंडर हो किसके? मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के। समझा? तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी दोस्तों। क्लियर है? अब चलो आगे बढ़ते। तो आपको याद रखने का सबसे पहले Voltaire's original name was Francois Marie Arouet. He was a French. He appointed that while studying history, studying in the chronological event, but plus with the objective to know the truth. It is also important to include social, agriculture, trade, occupation of the people. This gave rise the thought of that all the aspects of human being should be included. Hence, since the Voltaire was known as the founder of the modern historiography, ये चीज क्या बोली गई। अब तीसरी चीज आती है हमारे किसके? तीसरी हमारे जो आती है आपके जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक शेगल के बारे में। अब जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक शेगल भैया बहुत जॉर्ज अब इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम क्या हेगल भाई साहब भी बोलते हैं। अब हेगल भाई साहब इनको इसलिए बोलता हूं दोस्तों क्योंकि ये देखो क्या होता है पता है क्या? हेगल एक जर्मन फिलोसोफर थे, बेसिकली वो क्या एक जर्मन थे। तो आप याद कर लोगे कि हेगल वाज अ क्या थे? वो एक जर्मन फिलोसोफर थे। तो याद करो हेगल वाज अ जर्मन फिलोसोफर। अब इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने इंसिस्ट किया कि आपके जो हिस्टोरिकल इवेंट्स है वो लॉजिकल मैनर में क्या करने चाहिए? अरेंज होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं पहले लड़ाई हुआ फिर उन लोगों का झगड़ा हुआ, ऐसा नहीं। देखो लॉजिकल मैनर क्या हुआ? पहले लोगों का झगड़ा हुआ, झगड़ा होने की वजह से क्या उनकी लड़ाई हुई। मैंने जैसा बताया आपको कि एक था राजा दूसरा भी था राजा। अब इन दोनों की क्या लड़ाई हुई। लड़ाई क्यों हुई? क्योंकि ये भाई साहब ने क्या किया था? गाड़ी कब्जा कर लिया था। इसका इस वजह से इसने क्या कर लिया? मैटर कर लिया। और यहाँ पे क्या हुआ गया था? यहाँ पे डर का माहौल क्या क्रिएट हो गया था। सही बात है। अब लॉजिकल मैनर में अरेंज कैसे होगा? देखो इसने इसकी गाड़ी हड़पी, गाड़ी हड़पने के बाद क्या ये भाई साहब को गुस्सा है, भाई साहब ने क्या किया? इसके ऊपर वॉर कर दिया। वॉर करने की वजह से क्या हो गया? ये आपके दोनों ही देशों में क्या हुआ? डर का माहौल क्या क्रिएट हो गया। अब मैं बोलूं कि डर का माहौल क्रिएट हो गया, फिर उसके बाद क्या हो? गाड़ी हड़प ली, फिर उसके बाद उन्होंने क्या लड़ाई की। तो एक चीज मुझे बताओ, ये कोई लॉजिकली चीजें अरेंज हुई क्या? नहीं। तो हमारे जो हेगल भाई साहब थे वो बोलते थे कि क्या बोलते थे? दैट कि हिस्ट्री जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो प्रेजेंट होना चाहिए, एक लॉजिकल मैनर में प्रेजेंट होना चाहिए। कुछ भी मत बोल दो कि इंसान हवा में उड़ रहा था, मैं पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में। होएगा क्या? नहीं होएगा। समझ में आया? तो लॉजिक चीज होनी चाहिए ना। अब ऐसा नहीं सुपरमैन बैटमैन बन गया, बैटमैन सुपरमैन बन गया, सुपरमैन स्पाइडरमैन गया, स्पाइडरमैन कॉकरोचमैन बन गया, कॉकरोचमैन तोतामैन बन गया। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना दोस्त। ये लॉजिकल है क्या? नहीं है लॉजिकल। समझ में आ गया? तो इन्होंने यही बोला जब भी हम हिस्ट्री के बारे में बात करें, हिस्ट्री क्या होनी चाहिए? लॉजिकल मैनर में क्या अरेंज होनी चाहिए। अब आप बोलोगे कि एक औरत थी, औरत के पैर टेढ़े थे, उल्टे पैर थे, उसकी मुंडी चारों 360 डिग्री घूमती थी। लॉजिकल है क्या? तभी किसी भी औरत की क्या मुंडी 360 डिग्री घूम हो सकती है? अनलेस एंड अनटिल वो एक वुमेन रोबोट ना हो। समझ में आ गया? तो कभी भी कोई भी चीज है जो अरेंज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? वो लॉजिकल मैनर में क्या अरेंज होनी चाहिए। ऐसे कुछ भी फेंक जाओगे तो चलने वाला नहीं है। तो याद रख लो, हिस्ट्री शुड बी प्रेजेंटेड इन लॉजिकल मैनर। समझा? अब नेक्स्ट चीज क्या है? अब उन्होंने क्या बोला? द प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री इज बाउंड टू चेंज। प्रेजेंटेशन इज हिस्ट्री चेंज ओवर अ टाइम। और ऐसा उन्होंने क्यों बोला? देखो
अब हमने क्या पढ़ा था, हमने दो तरह के साइंस पढ़े। फर्स्ट थिंग विच वी हैव स्टडीड इज अबाउट फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में जो भी चीजें स्टेट की जाती थी वो हम कभी भी प्रूव कर सकते हैं। मैं, मेरे दादा पढ़ते थे तभी भी वही सेम था, मेरे पापा पढ़े वो भी, मैं भी पढ़ा तो भी, और मेरे बच्चे पढ़ेंगे तो भी क्या सेम रहे, वो चेंज होने वाला नहीं। बट मैन भी स्टडी अबाउट सोशल साइंस, और सोशल साइंस में जब हम हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो ये चीजें चेंज होंगी। क्यों चेंज होगी पता है क्या? क्योंकि हिस्ट्री बहुत ज्यादा बड़ी हुई है, अब तक उससे कंप्लीटली रिसर्च हुआ नहीं है। तो आज कुछ चीजें पता चले तो हमें ये पता है, लेकिन कल कोई और बंदा आएगा और वो कोई नई चीजें लेके आएगा, उसके साथ वो एविडेंस लेकर आएगा, तो चीजें क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। समझ में आ गया? आज किसी ने बोला कि वॉल्टर का असली नाम फ्रांकोइस मारे ऑरेट था, कल पता चल रहा है वॉल्टर का नाम किसी ने रखा था मुन्ना भाई एमबीबीएस रखा था। और कोई सर्किट आ रहा है वो बोलता है कि भाई ये देखो वॉल्टर का फोटो और उसका आइडेंटिटी कार्ड, वो जब कॉलेज में जाता था कि उसका नाम ये था। तो चीजें क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी। समझ में आ गया? कल पता चल रहा है कि वो जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक शेगल नहीं था, ओमकार यादव था। कौन था? ओमकार यादव था। तो अब जो प्रेजेंटेशन था हिस्ट्री का वो चेंज हो जाएगा कि नहीं चेंज होएगा? चेंज हो जाएगा। कल पता चल रहा है जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक शेगल नहीं था, वो क्या था, मंजुलिका था। कौन था? मंजुलिका था, या फिर एक स्त्री थी वो थी। और कोई आके क्या कर देगा, कोई प्रेजेंटेशन और कोई एविडेंस दे देगा तो वो चीजें चेंज हो जाएगी। आज उसको हम लोग जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक शेगल बोलते हैं, कल उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओमकार यादव बोलेंगे। फिर कोई लेकर आ रहा है तो उसको मंजुलिका बोलेंगे, फिर कोई लेकर आ रहा है उसको हम लोग स्त्री बोलेंगे, फिर कोई लेकर आ रहा है उसको परमैन बोलेंगे, फिर कोई लेकर आ रहा है उसको शिजुका बोलेंगे, कोई फिर लेकर आ रहा है डोरेमोन बोलेंगे, फिर कोई बोला मीचान बोलेंगे, कोई आएगा मिकी माउस बोल देंगे। तो ये चीजें क्या हो जाएगी, ये चेंज होती जाएंगी। सेम रहेंगी क्या? नहीं रहेगी दोस्तों। क्लियर हो गया? तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब ये बात सुन के ना जितने भी स्कॉलर्स है ना सब कन्विंस हो गए थे कि भाई जो हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड है ना वो साइंटिफिक रिसर्च मेथड से कोई कम क्वालिटी वाले नहीं है। जितने साइंटिफिक रिसर्च मेथड वाले हैं ना एकदम भारी वाले, तो वैसे हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड भी क्या है, एकदम भारी, एकदम क्या झक्कास है। समझ में आ गया? तो यहां पे लिख देंगे हिस्टोरिकल research method were not of क्वालिटी। समझ में आ गया? तो आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे दो बुक लिखी थी उन्होंने। क्या लिखी थी? दो बुक लिखी थी। कौन सी बुक लिखी थी? सबसे पहले उन्होंने जो बुक लिखी थी, एक था बुक का नाम था, एक था टाइगर, नहीं रहा है, एक का नाम था इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफिकल साइंस, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ और दोस्तों जो दूसरे बुक का नाम था रीजन इन हिस्ट्री। समझ में आ गया? तो ये दो बुक लिखी थी। तो आपको ये 5 पॉइंट याद रखने। सबसे पहले याद करो, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक वाज अ जर्मन फिलोसोफर। हिस्ट्री शुड बी प्रेजेंटेड इन अ लॉजिकल मैनर। The presentation of history is bound to change over time. Historical research method वर्ड ऑफ लेसर क्वालिटी। और बुक उन्होंने जो लिखी थी वो आपको याद कर लेना है। एक बार टेक्स्ट बुक रीड करो और यहाँ पे मैंने आपको नोट भी दे दिया, आप इसको क्या कर सकते हो, नोट डाउन क्या कर सकते हो। इनकेस आपको मेरे हैंड रिटन नोट चाहिए जो हमने लिखे हुए, तो आप क्या कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप जाके वो ज्वाइन कर सकते हो। आपको हर एक चैप्टर का क्या मिल जाएगा, अब आपको नोट्स का मिल जाएगा। अब क्या हुआ, ये हेगल भाई यहां तक नहीं रुके, बोलता है मैं रुकने वाला नहीं है, मैं झुकने वाला नहीं है। समझ में आ गया? अब हेगल ने क्या बोला, हेगल भाई साहब बोलते हैं कि ये जो ह्यूमन माइंड है ना, अगर इसको आपको कोई भी चीज समझानी है तो वो दो तरीके से समझनी चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूं कि ये साइलस अच्छा है, इसके एडवांटेज बहुत है, तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। अगर जैसे बात है मैं कर रहा हूं ये चाबी है, ये चाबी बहुत काम की है, तो ये मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि ये चाबी किस काम की नहीं है। मुझे अगर पता चल रहा है मुझे पैसे दे रहा है, ये अच्छा इंसान है, तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि मैं मुझे पैसा दे रहा है तो कहीं इसके पीछे कुछ गलत तो नहीं है, कुछ दाल में काला तो नहीं, मुझे ये भी चीज समझिए। और साथ ही साथ हेगल बोलते हैं कि अगर मुझे इंसान को कोई भी चीज समझानी है तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको, अगर मैं उसको अच्छा बता रहा हूं तो मुझे उसको बुरा भी बताना पड़ेगा, अगर मैं उसको सही बता रहा हूं तो उसको मुझे गलत भी बताना क्या पड़ेगा। दोस्तों समझ में आ गया? तो ये ऐसा कौन बोलते थे, हमारे जो हेगल भाई साहब थे वो बोलते थे। अब इस वजह से क्या हुआ, अब मेथड ऑफ एनालिसिस, अब लोगों ने क्या किया, एनालिसिस करना चालू किया कि अगर वो किसी चीज के बारे में सही देखते थे तो उसके गलत क्या है,
वो भी देखते थे। अब ऐसा मेथड जो क्या आपके अपोजिट पे बेस्ट था, मेथड which is based on opposites, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायलेक्टिक्स बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायलेक्टिक्स बोलते हैं। अब क्या हुआ, अब डायलेक्टिक्स ये जो थियोरी है, अब ये करते करते क्या होता था, स्टार्टिंग में एक नई थियोरी आती थी। एक नई थियोरी क्या होती थी, पेश होती थी, प्रपोज होती थी, थियोरी प्रपोज्ड एट बिगिनिंग। जो क्या होता था, जो स्टार्टिंग में एक नई थियोरी सामने चल के आती थी, उसको हम लोग क्या बोलते थे, उसको हम लोग थीसिस बोलते थे। क्या बोलते थे, थीसिस। अब थीसिस के बाद क्या होता था, अब पहले जिससे मैंने बोला कि चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा एक बहुत सारू मानुष है। क्या बोलते थे, सारू मानुष है। सारू मानुष मतलब क्या हो गया, एक बहुत अच्छा इंसान है। तो अब मैं क्या बोलूंगा, अब मैं इसके अपोजिट जाऊंगा, यानी थियोरी कॉन्ट्रारी टू थीसिस। अब थीसिस में क्या बोला जाता है, बोला जाता है भाई चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा एक बहुत ही अच्छा इंसान है। एंटीथेसिस में एकदम उल्टा सोचूंगा कि चंपकलाल जयंतीलाल एक बहुत बुरे इंसान है। समझ में आ गया। तो इस चीज को मैं क्या बोलता था, इस चीज को मैं एंटीथेसिस बोलता था। फिगर ऑफ स्पीच याद करो इंग्लिश का, जहां पे एक सेंटेंस में दो ऑपोजिट्स आते थे तो उसको हम लोग एंटीथेसिस बोलते थे। वही चीज है, थीसिस का ऑपोजिट्स एंटीथेसिस हो गया। अब क्या हो गया, अब एक जिस्ट तैयार होता था। अब यहाँ पे क्या होता था, थोड़ी चीजें थीसिस की ली जाती थी, थोड़ी चीजें एंटीथेसिस की ली जाती थी। मतलब वो सोचता था ये अच्छा इंसान भी है, बुरा इंसान भी है। अब दोनों को मिला दिया जाता था, यानी एक जिस्ट तैयार कर दिया जाता था। फिर देखा जाता था अच्छा है कि बुरा, अच्छा है कि बुरा, अच्छा है कि बुरा, अच्छा कि एक बुरा। तो एक नई थीसिस का प्रपोर्शन होता था और इस थीसिस को हम लोग क्या बोलते थे, सिंथेसिस बोलते थे। क्या बोलते थे, सिंथेसिस बोलते थे। जहां पे हम दोनों चीजों को, यानी अच्छी को भी एनालाइज करते थे, एक इंसान की अच्छी क्वालिटी को भी एनालाइज करते थे, एक इंसान के बुरे चीजों को भी एनालाइज करते थे। एनालाइज करने के बाद हम एक नतीजे पे पहुंचते थे, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, सिंथेसिस बोलते थे दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीजें हो गई, और ये आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आपको शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है, या फिर क्वेश्चन आंसर्स में पूछा जा सकता है, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपको पूछा जा सकता है। बोला जाएगा था मेथड ऑफ एनालिसिस विच इज बेस्ड ऑन ऑपोजिट इज नोन एज डैश। तो क्या बोलोगे, डायलेक्टिक्स। आप बोलोगे द मेथड ऑफ एनालिसिस, द थियरी विच इज प्रपोज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ डायलेक्टिक्स इज नोन एज thesis. The theory which is contrary to the thesis is known as antithesis. The gist of thesis and the antithesis is known as synthesis. समझ में आ गया। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और यहाँ पे आपके जो लेक्चर्स है वो हमने क्या रिकॉर्ड कर लिए है, और आपको ये चीजें भी क्या क्लियर हो गई। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अब एक और मैं जो टॉपिक ले लूंगा आपका, किसका, आपका ले लेता हूं लियोपोल्ड वार्नके का। किसका लूंगा, लियोपोल्ड वार्नके का। अब लियोपोल्ड वार्नके कौन सी यूनिवर्सिटी थी, मैं आपको बता दूं। लियोपोल्ड वार्नके की 19th सेंचुरी में जो हिस्टोग्राफी थी, जो राइटिंग थी हिस्टोग्राफी की, बहुत ही ज्यादा क्या इन्फ्लुएंस थी, यानी बहुत ही ज्यादा क्या प्रभावित थी। किससे, आपके लियोपोल्ड वार्नके। लियोपोल्ड वार्नके से थी, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप लोग समझ आना। एलवीआर लियोपोल्ड वार्नके से थी, जो कि क्या थे, आपके बर्लिन यूनिवर्सिटी से क्या बिलोंग करते थे। किससे बिलोंग करते थे, बर्लिन यूनिवर्सिटी से, ठीक है। अब लियोपोल्ड वार्नके क्या थे, लियोपोल्ड वार्नके हमेशा क्या क्रिटिसाइज करते थे, जो एक इमेजिन किया जाता था ना हिस्ट्री को, उससे वो क्या बोलते थे कि जो इमेजिनेशन है ना भाई, ये काम के लिए। आप बोलोगे कि इंसान जो है पक्षी बन उड़ता फिर गाना गा के उड़ रहा था हवा में, तो पॉसिबल है क्या, नहीं। वो बोलते थे कि भैया आपको कुछ करना है ना, तो आप उसको प्रूव करो। मॉडर्न कैरेक्टरिस्टिक, मॉडर्न हिस्टोग्राफी के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पढ़े क्या आपने। सबसे पहली चीज पढ़ो, इंसान कैसे उड़ सकता है। हाँ चलो, एरोप्लेन की मदद से उड़ सकता है, पैराशूट की मदद से उड़ सकता है। आप बोलोगे कि इंसान के पंख आ गए, और वो ऐसे वो एक बीच में एक ट्रेंड निकला था, लोग ऐसा करके फोटो खिंचाते थे और पीछे पंख लगा देते थे ईगल वाला, और खुद को क्या बाहर समझने लगते थे, और किसी दिन उड़ने लगते थे और हवा जो परी कर जाते थे, सीधा लैंड। समझ में आ गया। अब साथ ही साथ ये क्या बोलते थे, स्पोक अबाउट, अब लिख लो दूसरा पॉइंट, स्पोक अबाउट क्रिटिकल मेथड ऑफ, क्या बोलते थे, अबाउट क्रिटिकल मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च।
अब ये क्या बोलते थे, हमेशा क्रिटिकल मेथड ऑफ रिसर्च, मतलब ये हमेशा ये बोलते थे कि अगर आपको कोई भी हिस्टोरिकल रिसर्च करना है ना, उसको क्रिटिकली एग्जामिन करो, उसको चीजों को एनालाइज करो। एवर कोई आके बोल रहा है तो उसको भरोसा करना नहीं है, चीजें समझो, परखो कि क्या सच में आपकी चीजें उस तरह से है कि नहीं है, ये चीज आप पहले क्या जान लो। साथ ही साथ उन्होंने क्या बोला कि इंफॉर्मेशन, इन्होंने अटमोस्ट इंपॉर्टेंस किसको दी कि utmost importance किसको, that information should be gathered from original documents। अब उन्होंने हमेशा क्या जोर डाला, मैंने ओजी डॉक्यूमेंट्स लिखा, समझ जाना, ओजी मतलब ओरिजिनल, ठीक है। हमेशा इन्होंने ये बोला कि भैया आपको जब कभी भी क्या इंफॉर्मेशन गैदर करनी रहेगी तो एवे इधर उधर से मत गैदर करो, आप क्या करो, आप जो डॉक्यूमेंट्स है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, उसमें से क्या आप इंफॉर्मेशन गैदर करो और क्या उसको चेक करके वेरीफाई क्या करो। और साथ ही साथ जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में से इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो तो ये भी चीज समझ लो कि आपके जो डॉक्यूमेंट सच में वो सही डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है कि नहीं है। उन डॉक्यूमेंट्स को भी क्या आप एग्जामिन करो कि उसमें जो चीजें लिखी हुई है क्या वो सही है कि नहीं है, क्या वो सच में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है कि नहीं है, ये चीजें भी क्या आप पता कर लो दोस्तों। फिर उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने 2 बुक लिखी थी, बुक का नाम क्या था, तो पहले बुक का नाम क्या था दोस्तों, तो पहले बुक का नाम था थियोरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री था, और दूसरा था द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। समझ में आता, पहला क्या था, थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री था, फिर उसके बाद दूसरा क्या था, सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। क्लियर हो गया। तो ये उन्होंने क्या बुक लिखी थी दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्या क्लियर हो गई होगी आई होप। और यहाँ पे हमने क्या ऑलमोस्ट सारी चीजें कंप्लीट कर ली। बस हमारे 3 टॉपिक्स और 3 से 4 टॉपिक्स बाकी है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या कंप्लीट करेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकते हैं। और आपका जो प्रिपरेशन है बोर्ड एग्जाम 2023 का 24 का, सॉरी 23 तो हो गया, 24 का हम क्या करवा सके दोस्तों। और अगर आप चाहते हो कि लेक्चर रेगुलर बेसिस पे आए तो प्लीज जितना हो सके अपने दोस्तों शेयर करो, ताकि हमें भी एक एनर्जी और हम क्या आपके लिए वीडियो लेक्चर्स क्या बनाते रहे दोस्तों।